Hello and welcome to GK Gyan. In this video, we are going to discuss the professional knowledge portion of the mains examination, mainly IC01. Okay, because in the comments I'm getting many queries that please do more videos on professional knowledge. And उसमें ये भी था कि सर थोड़ा हिंदी में भी बताइए. So okay, so in this video we are going to use both languages and we are going to learn IC01. Not full book, but we will start by the questions only. Okay, all the test yourself questions in the book, we will go through them, and with the questions I will explain all the possible wordings, definitions, and all the concepts of the chapter. Okay, so let's start with the chapter 1 without wasting any time. First question is political upheaval or government suddenly losing vote of confidence will be classified as which type of risk? Basically chapter 1 is regarding the risk management, all those stuff. Okay, so if there is a sudden loss of vote, or you can say if suddenly government falls, then that is known as a dynamic type of risk. Okay, then there is particular risk, financial risk, and dynamic risk also. Okay, so in dynamic risk, as we told, means any sudden event which is not you can say was in context, और जो हमने सोचा नहीं होता, if that happens, ऐसा कुछ होता है तो वो डायनामिक रिस्क में आता है. एंड इफ देर इज स्टैटिक रिस्क, या स्टैटिक रिस्क मीन्स कि एक ऐसा रिस्क जो हमें पता है कि टाइम के साथ होगा, वो दैट इज़ अ स्टैटिक रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क, जिसको हम फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स में हम उसे नाप सकते हैं, वो फाइनेंशियल रिस्क होता है. देन हाउ आर द रिस्क मेजर्ड? रिस्क को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो बेसिकली इट इज़ रिस्क आर मेजर्ड एज यू कैन से मीन्स दी अकरेंस, मीन्स क्या पॉसिबिलिटी है एक पैरिल के स्ट्राइक होने की. बात है पैरिल क्या होता है. पैरिल इज सिंपली अ टर्म कि एक इवेंट हैपन होने का. ओके, जस्ट लाइक अर्थक्वेक इज अ पैरिल, स्ट्रॉम, फ्लड, ऑल दीज आर द पैरिल्स. ओके, देन कम्स द हाउ डिड द रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मली इवोल्व, कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों आया और फिर वो इवोल्व क्यों हुआ. सो बेसिकली हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें ही हमें रिस्क को मैनेज करना होता है. अगर हम इंश्योरेंस का बिजनेस को लेते हैं तो वहाँ पे अगर कोई ऐसे ही नॉर्मली ओपन कर लेता इंश्योरेंस की, मैं सबको इंश्योरेंस दे रहा हूँ, एंड उसे नहीं पता होता कि इसमें कितना रिस्क है, उसे कितना पे करना पड़ सकता है, तो उसे बड़ा मीन्स लॉस हो सकता था वो सब. तो उसके लिए एक एंटरप्राइज ने ही, बेसिकली बिजनेस वालों ने ही इसे डेवलप किया था. सो इसका सिंपल आंसर है एज अ बिजनेस फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. देन हाउ डिड द रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मली इवॉल्व, ये अभी हमने देखा. द टोटल ऑफ एक्चुअल लॉस एंड कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इज नोन एज. पहले तो हम देखते हैं एक्चुअल लॉस क्या होता है, फिर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्या होता है. ओके, सो एक्चुअल लॉस होता है कि उसको मीन्स टोटली कितना लॉस हुआ है, कि एक बंदा है उसका कोई लॉस हुआ, यानी कि उसकी कोई फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में अगर आग लग जाती है तो उसे कितना एक्चुअल लॉस हुआ आग की वजह से, उसके बिल्डिंग को, उसकी मशीनरी को, और उसकी वजह से जो उसका आगे काम रुक गया, मीन्स जैसे उसके वर्कर्स काम नहीं कर पाए, उसे प्रॉफिट नहीं आ रहा है, या उसको लॉस हो रहा है वर्क नहीं होने की वजह से, तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फायर के कॉन्सिक्वेंसेज, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस. और अगर इन दोनों को हम टोटल करते हैं तो निकलता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस. ओके, एक टर्म होती है MPL, मैक्सिमम प्रोबेबल पॉसिबल लॉस. एक होती है PML यानी कि प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस. हम MPL हमेशा निकालते हैं जब भी किसी को इंश्योरेंस देते हैं कि मैक्सिमम में कितना लॉस हो सकता है. एंड देन एक टर्म होती है प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस, कि कितना होने के चांसेस हैं. ओके, देन आता है सेपरेशन एंड डुप्लीकेशन आर एग्जांपल्स ऑफ लॉस रिडक्शन टेक्निक्स. ओके, सिंपली हम अगर कोई भी हमारे पास वैल्यूएबल चीज़ें हैं तो हम उन सबको एक जगह नहीं रखते हैं. कोई डेटा है उसका हम डुप्लीकेशन यानी कॉपी बना के रखते हैं ताकि हमारा रिस्क हमेशा कम रहे. ओके, देन आता है प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस इज डिटरमाइंड यूजिंग द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस एंड विच अदर फैक्टर. तो प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस जो होता है वो MPL इन 2, और यू कैन सिंपली के मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ पैरिल स्ट्राइकिंग. हम जब इंश्योरेंस देते हैं तो हम निकालते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं लॉस होने की. तो उसके लिए हमें पता मीन्स ये देखते हैं कि कोई फ्लड है, फ्लड आने के चांसेस कितने हैं. अगर फ्लड आता है तो फिर उसके हम अंदर MPL को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमें पता लगता है प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस. देन आता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ डैमेज इज बीइंग मेट यूजिंग इंटरनल रिसोर्सेज और फंड्स, हाउ इज़ द रिस्क बीइंग मेजर्ड. ओके, सो बेसिकली ये होता है कि जब कोई कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो कंपनी इस्टेब्लिश होने के बाद वो लोग अपना खुद का भी एक फ़ंड बनाते हैं.
कि हम इतना फंड अपने पास रखेंगे, सो इन केस अगर कुछ लॉस होता है तो वो खुद भी अपने आप उसको रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स इंश्योरेंस का पैसा लेने के बजाय खुद के पैसे से लॉस को रिकवर करना ज़्यादा ईजी रहता है। ओके, सो उसमें बोलते हैं रिटेनिंग, यानी कि उसने वो जो अपना लॉस था वो खुद के पास ही रख लिया, रिटेन कर लिया। देन एक टर्म होती है अवॉइडेंस एंड प्रिवेंशन। कोई भी रिस्क है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं या बचा सकते हैं खुद को, तो वो टर्म होते हैं अवॉइडेंस एंड प्रिवेंशन। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ से पैरासेलिंग या पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं, तो अगर हम अपना खुद का ख्याल रखते हैं, हम गाड़ी ड्राइव करें, हम अच्छे से करते हैं, हम रिस्क क्या करें, अवॉइड कर रहे हैं, खुद को प्रिवेंट कर रहे हैं। एक होता है ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। जस्ट लाइक कि अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है वो अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफ़र कर रहा है। एंड रिडक्शन ऑफ रिस्क, जैसे अगर कहीं आग लगती है तो अगर हम वैल्यूएबल चीज़ें जल्दी से जल्दी वहाँ से हटा देते हैं, यानी कि हम अपना लॉस रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, देन आता है स्प्रेडिंग रिस्क अक्रॉस द एरियाज विच मे नॉट बी अफेक्टेड इक्वली और एट द सेम टाइम इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि आप अपना मीन्स शेयर मार्केट अगर लेते हैं, अपना पैसा एक जगह मत लगाइए, उसे स्प्रेड करिए, यानी कि डाइवर्सिफाई करके रखिए। इससे क्या होता है, इन केस ऑफ एनी अनसर्टेन इवेंट आपका सारा पैसा नहीं डूबेगा, कुछ ही डूबेगा, तो इससे आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। उसे हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ओके, चैप्टर 2 एंड 3 आता है, उससे पहले हम बेसिक और चीज़ें देख लेते हैं चैप्टर 1 के रिगार्डिंग। फर्स्ट था हमारा पेरिल्स। पेरिल्स होता है एक इवेंट या इंसिडेंट जो होगा जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। फिर आता है इंश्योरेंस जो होती है, इंश्योरेंस आपको रिस्क से बचा सकती है, बट ये नहीं है कि वो उसे होने से नहीं रोक सकती है। अगर आपको कुछ लॉस होता है तो आपको फाइनेंशियल लॉस को आपका रिकवर कर देगी, बट ऐसा नहीं है कि वो लॉस होने से रोक देगी इंश्योरेंस, ऐसा नहीं होता है। ओके, और इसमें बेसिकली हमारी यही एक एमपीएल होता है और एक पीएमएल होता है, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। और एक लॉस रिडक्शन की टेक्निक्स होती हैं, जैसे सेपरेशन, डुप्लीकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंडेमनिटी एग्रीमेंट होता है, एक इंडेमनिटी एग्रीमेंट में होता है कि कोई दो मीन्स इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी एक इंडेमनिटी होता है, यानी कि इन केस आपको कुछ लॉस होता है तो आई विल बियर इट। ओके, ये एक सिंपल वही एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एक वर्ड होता है हैजार्ड। हैजार्ड होता है कि जब पेरिल जो होता है वो अगर लार्ज स्केल पर हो जाता है, यानी कि कैटास्ट्रॉफ हो जाता है, यानी कि अर्थक्वेक आया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कि हैजार्ड हो उसको। ओके, देन दो टाइप के हैजार्ड्स होते हैं, फिजिकल हैजार्ड एंड मोरल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड होते हैं जिनको हम रेफर कर सकते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, क्वालिटीज़ ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं या कर सकते हैं, वो टच करके देखें कि ये फिजिकली हुआ है। मोरल हैजार्ड होता है किसी की डिसऑनेस्टी, उसने फ्रॉड किया, वो सब होते हैं मोरल हैजार्ड्स के अंदर। ओके, अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर हमारा बेसिकली हमें करता है कि इंश्योरर्स के बारे में है, तो इसको हम देखते हैं इंश्योरेंस के अंदर क्या होते हैं, सब कुछ, नीड फॉर इंश्योरेंस क्या है, हाउ इंश्योरेंस वर्क्स, डिफरेंट क्लासेज ऑफ इंश्योरेंस है। सबसे पहले देखते हैं इंश्योरेंस। जो इंश्योरर होते हैं प्रोटेक्ट द फंड्स ऑफ द ग्रुप बाय नॉट पेइंग फॉर लॉस विच इज़ नॉट एक्सीडेंशियल। यानी सबसे पहले इंश्योरेंस कैसे काम करता है, इंश्योरेंस क्या होता है, एक बेसिकली बहुत सारे लोग मिलकर एक पूल बना लेते हैं। पूल यानी कि एक रिजर्व होता है, उसमें पैसा जमा होता रहता है, और जब भी किसी एक को क्लेम देना होता है तो उस रिजर्व में से हम उठा के उसको पैसा दे देते हैं। बेसिकली जो इंश्योरर होता है वो एक तरीके से फंड मैनेजर होता है, कि बहुत सारा जो फंड है उसको वो मैनेज कर रहा है कि किसको देना है, किसको नहीं देना। अगर कोई बंदा है उसने अगर फ्रॉड किया है तो उसको वो पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पे करते हैं तो ग्रुप के जो और मेंबर्स हैं उनको उसकी वजह से लॉस हो रहा है। यानी कि वो अगर कोई एक्सीडेंटली या फिर गलती से कोई और पेमेंट ना हो जाए, फ्रॉड वाला पेमेंट, उसको वो फंड मैनेजर रोकता है। द पर्पज़ ऑफ इंश्योरेंस इज़ टू, इंश्योरेंस का पर्पज़ क्या है, मेनली ब्रिंग पीपल हु आर एक्सपोज टू सिमिलर रिस्क, इस उनको साथ में लेके आना, उनको क्लेम पे करना और उनसे प्रीमियम लेते रहना, ये सब एक इंश्योरेंस का पार्ट होते हैं। बेसिकली इंश्योरेंस का ये होता है कि इन केस अगर आपको कुछ एक अनसर्टेन इवेंट में लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस आपको भरपाई करती है, यानी कि उसी जगह वापस ला के छोड़ देती है। ओके, व्हाट आर द एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस नोन एज। बेसिकली इंश्योरेंस हम कराते हैं, इंश्योरेंस का भी री इंश्योरेंस होता है। जैसे इंडिया में जीआईसी है, इंश्योरेंस कंपनीज अपना अगर कोई बड़ा क्लेम, यानी कि कोई अगर बड़ा इंश्योरेंस ले रहा है 1-2 करोड़ का, तो उसका वो री इंश्योरेंस कराते हैं जीआईसी से या किसी भी बड़ी री इंश्योरेंस कंपनी से। तो जो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रीटीज। इसमें बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी हर बार री इंश्योरेंस के पास जाके अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं करती है, वो एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कोई इंश्योरेंस हमारे पास आएगा या इन पैसे से ऊपर का इंश्योरेंस आएगा जिसमें ये कंडीशंस होंगे, तो वो डायरेक्टली री इंश्योर हो जाता है उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग।
ओके, देन आता है इंश्योरेंस मैनेजेस द रिस्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। अभी आपको बताया कि अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप अपना रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं इंश्योरर के पास। सो सिंपली इन ट्रांसफ़र ऑफ द रिस्क। वेयर वुड एन इंश्योरेंस कंपनी फाइंड गाइडलाइंस टू इन्वेस्टिंग द फंड्स। अब आता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत सारा पैसा आ गया, उसको वो इन्वेस्ट भी करते हैं, आपको कुछ बोनस भी देते हैं, प्रॉफिट भी रिटर्न में देते हैं, तो वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो हमें IRDA बताता है। अब IRDA क्या होता है? IRDA जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है पूरे इंश्योरेंस मार्केट का। ये IRDA एक्ट 1999 से आया था और इसने वर्किंग स्टार्ट की थी 2000 के अंदर आफ्टर लिबरलाइजेशन। ओके, कोई भी अगर नया लाइसेंस लेना है, कोई भी एजेंट अगर आ रहा है उसको लाइसेंस देना है, वो सब भी IRDA के अंदर ही आता है। इन द री इंश्योरेंस टर्म, अ ट्रीटी कंडीशन stating that the insurer's loss must exceed a certain limit of the reinsurer to get involved is called। जब इंश्योरर जो होता है वो री इंश्योरेंस कराता है, उसमें क्या होता है कि जैसे अगर 1 करोड़ का है तो उसमें 60 लाख तक का इंश्योरर बोलता है कि अगर इतने तक का होगा तो आई विल बियर, अगर इससे ज़्यादा होगा तो आप वो पे करेंगे। तो वो क्या हो गया? एक्सेस ऑफ लॉस, यानी कि अगर लॉस जो है इस चीज़ से ज़्यादा हुआ तो आप पे करेंगे। एक्सेस ऑफ लॉस, इसमें अलग अलग ट्रीटीज़ होती हैं। एक्सेस ऑफ लॉस है, कोटा शेयर होता है। कोटा शेयर में क्या होता है? एक स्पेसिफिक कोटा रहता है, यानी कि अगर 100% अगर अमाउंट है तो 60% जो होता है वो इंश्योरेंस वाले रख लेते हैं, 40% हो गया री इंश्योरेंस के पास, या 50-50 कर लेते हैं। यानी एक कोटा में वो करते हैं कि इतना कोटा मेरे पास रहेगा, इस अमाउंट का इतना आपके पास रहेगा। अगर क्लेम आता है तो इस कोटा के रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम क्लेम पे करेंगे। What is the treatment to be given to the difference between revenues and expenses? ओके, इट इज़ हेल्ड टू रिजर्व टू कवर द क्लेम कॉस्ट। सिंपली जैसे आपने बहुत सारा प्रीमियम आया हमारे पास, आफ्टर प्रीमियम आने के बाद में हमारे कुछ एक्सपेंसेस हुए, क्लेम्स पे किए, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हुई, जो पैसा बच जाता है उसको पहले रिजर्व में रखा जाता है, यानी कि जो आगे और क्लेम पे करने हैं उसके लिए रखा जाता है। फिर ईयर एंड पे देखते हैं कि अगर वो जो रिजर्व है, जो एक स्पेसिफाइड अमाउंट रहता है कि इतना रिजर्व में रहना चाहिए क्लेम्स के लिए, अगर वो उससे ज़्यादा हो जाता है देन इट इज़ पेड टू द शेयर होल्डर्स एज द डिविडेंड। अगर वो उसके इक्वल है या उससे कम है तो फिर वो रिजर्व में ही रखा जाता है। In the case of micro insurance, up to what amount can an insurer issue a policy? It is from rupees 50 to 50,000। बेसिकली एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मे बी ये 2 लाख है। अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो वो 2 लाख तक दे सकती है, और जो नॉर्मल नॉन लाइफ है वो शायद 50,000 तक देते हैं। ओके, देन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अदर्स हु आर एक्सपोज टू अ सिमिलर रिस्क आर विल एंड दे आर विलिंग टू शेयर द रिस्क इज नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। यानी कई सारे लोग हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं सब लोग, तो लाइफ इंश्योरेंस में सबका एक ही एम होता है कि इन केस ऑफ अनसर्टेन डेथ हमारे परिवार को पैसा मिले, यानी वो सब लोग एक सिमिलर रिस्क के रिगार्डिंग ही एक्सपोज्ड हैं, तो वो सब अपना जो रिस्क है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं इंश्योरर के पास। फिर इंश्योरर उनसे प्रीमियम कलेक्ट करता है और इन अनसर्टेन इवेंट उनको मीन्स कंपनसेट करता है। ECGC जो है वो कौन ओन करता है? ECGC इज़ ओन बाय गवर्नमेंट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें LIC के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस आएंगे या फिर लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आएंगे, नॉन लाइफ भी आ सकते हैं, री इंश्योरेंस के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और डिफरेंट इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग भी आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हाँ, अब इसमें आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल आएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे बट वो बेसिक्स होंगे। जैसे कि देयर आर 100 पर्सन्स इन अ विलेज, ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 4 पर्सन डाइज, the economic values of each person is rupees 25,000, how much will be the premium required to be contributed by each one? यानी कि एक विलेज है उसमें 100 लोग हैं, उन्होंने अपना इंश्योरेंस कराया और हर साल ऑन एवरेज 4 लोग वहाँ पे उनकी डेथ हो रही है, तो इसमें प्रीमियम हमें निकालना है। सो प्रीमियम जो होता है बेसिकली जितना भी उन्हें पे करना है वो उन सब लोगों में बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा पूल है उसमें सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और जिसको लॉस हुआ उसको दे दिया जाता है, यानी कि 25,000 पर पर्सन है, इंटू 4 होगा एंड डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। सो 25,000 इंटू 4 यानी 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1,000 रुपीज़ पर पर्सन उसमें पे करना पड़ेगा उसे पूल में, ताकि ऑन एवरेज सबको क्लेम मिलता रहे। अगर नहीं होते हैं, 4 से कम के डेथ होती है, तो जो बचा हुआ है वो वापस एज अ बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता है ताकि आगे क्लेम्स पे कर पाएँ। अब थोड़ा हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि सबसे पहले विच वॉज द फर्स्ट कंपनी टू कंडक्ट लाइफ एश्योरेंस या इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। सो वो थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। 1818 में उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था, और सबसे पहला जो रिटर्न जो था ना लाइफ इंश्योरेंस का वो मिला था, वो कब और कहाँ मिला था वो आपसे पूछ सकते हैं। रिटर्न कोड वो किंग हमूराबी में मिला था। ओके, द फर्स्ट, और ये बेबीलियन पे हुआ था। द इंश्योरेंस पॉलिसी वाज रिटन ऑन द बेबीलियन ऑन द मोन्यूमेंट ऑफ
किंग हमुराबी। और आपको फर्स्ट अभी बताया कि ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था 1818 में, और फर्स्ट नॉन लाइफ जो था वो 1850 में ट्राइटन कंपनी ने स्टार्ट किया था नॉन लाइफ इंश्योरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ री इंश्योरेंस कंपनी? जीआईसी है, इंडिया में ओनली जीआईसी ही है री इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट ओन्ड भी है। इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स जो रिस्क फेस करते हैं फॉरेन ट्रेड में, उनको कौन मीन्स इंश्योर करता है? वो ईसीजीसी करता है। और देन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कवर विच टाइप ऑफ रिस्क? इसमें क्या होता है, हम सोचते हैं कि सिर्फ डेथ के केस में ही पैसा दिया जाता है। जी नहीं, अगर आपकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई है तो भी आपको पैसा मिलता है, और अगर आप ज़्यादा जीते, यानी कि एक मैच्योरिटी एक टर्म होता है कि जैसे 30 ईयर्स का आपका, अगर 30 ईयर्स से आप ज़्यादा जीते हैं, जो भी आपने प्रीमियम पे किया होता है वो प्लस बोनस आपको दिया जाता है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, उस पर डिपेंड करता है। जैसे टर्म इंश्योरेंस है, उसमें आपको डेथ के केस में मिलता है एंडोनमेंट, प्योर एंडोनमेंट, यूलिप, वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे दिए जाते हैं। एक और हम देख लेते हैं, ये नॉन लाइफ का है कि देर आर 700 कार ओनर्स इन अ सिटी, ऑन एवरेज इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 2% ऑफ द कार्स आर लाइकली टू मीट एन एक्सीडेंट, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट लॉस सफर्ड बाय 2%, यानी कि 14 कार्स विल बी 15,000, हाउ मच विल बी द प्रीमियम टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच ऑफ देम? आप ये सिंपली निकाल सकते हैं, पूल में हर किसी को कितना पैसा देना है, 15,000 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 700, इट विल बी 300। ओके, देन हाउ मच एफडीआई इज अलाउड इन द इंश्योरेंस सेक्टर? हाँ, अभी करंटली ये 74% है, बट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मच एफडीआई वॉज इन मीन्स अलाउड एट द टाइम ऑफ लिबरलाइजेशन। जब स्टार्ट हुआ था ये, जब लिबरलाइज हुआ था उस टाइम पे 26% एफडीआई अलाउड था। देन आता है द प्रपोजर मे बी अ कंसिडरेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर बियरिंग द रिस्क ऑन हिज और हर बिहाफ, व्हाट इज दिस कंसिडरेशन नोन एज? हाँ, तो सब आता है कि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आप अपनी तरफ से एक फॉर्म फिल करके देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी के लिए आप होते हैं प्रपोजर, और जो आप भर के देते हैं वो होता है प्रपोजल फॉर्म, और जब कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो आप हो जाते हैं इंश्योर्ड और कंपनी हो जाती है इंश्योरर। तो आपको इंश्योरेंस देने के बदले में जो एक कंसिडरेशन अमाउंट आप पे करते हैं उसे बोलते हैं प्रीमियम। ओके, और बोनस होता है जो आपको एज अ बोनस दिया जाता है कि अगर ज़्यादा रिजर्व में पैसा है तो उसे सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो होता है बोनस। अब आता है चैप्टर 4, 5 और 6 के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले एक बार और बेसिक टर्म्स देख लेते हैं इन सब चैप्टर्स के लिए कि इंश्योरेंस कब स्टार्ट हुआ था, वो हमने अभी भी देखा। 1818 में फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोलकाता में स्टार्ट हुई थी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, और उसके बाद 1850 में फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट हुई थी, ट्राइटन। और इसके अलावा देर आर 4 टाइप रिस्क हम कैसे कर सकते हैं, अवॉइड, रिड्यूस, रिटेन और ट्रांसफ़र करके हम रिस्क को मैनेज या कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताया मैंने कि डिफरेंट रेवेन्यूज़ कैसे आते हैं, प्रीमियम से आते हैं, एक्सपेंसेस, उनके क्लेम्स पे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वो सब होती है। एंड अभी आपने न्यूमेरिकल भी देखा कि अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप कैसे उसको कर सकते हैं। एक आते हैं IRDA का आया था, IRDA जो स्टैब्लिश हुआ था वो आपको मीन्स एक्ट जो था वो 1919 में आया था RN मल्होत्रा कमेटी की तरफ से, और ये 2000 में IRDA स्टैब्लिश हो गया था। ओके, सो अभी हम आगे देखते हैं अगले चैप्टर में। बेसिकली ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकते हैं, 1 या 2 ऐसे आएंगे आपको, तो नॉर्मल न्यूमेरिकल से आप कर पाएंगे। चैप्टर 4, 5 एंड 6 में हम देखते हैं कि अगर ए हाउस वॉज बर्न and weakened by fire. After many days, there was a storm and it brought down the house completely. In this case, what will be considered the proximate cause? So इसके पहले हम एक बार देखते हैं कि अलग अलग कुछ टर्म्स होती हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं। सो सबसे पहले एक होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट, यानी कि इसमें क्या होता है, कई सारे अगर इवेंट्स अकर हुए हैं, यानी कि देर इज़ अ सेट ऑफ मोशन ऑफ इवेंट्स, तो उसके अंदर जो बेसिक सबसे पहला कौन सा कोज था उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अंदर जैसे अगर घर में आग लगी थी बट उसके कई दिन के बाद में स्ट्रॉम आई थी और उससे घर गिरा है, तो वो उसमें जो प्रॉक्सिमेट कोज है, मेन कोज जो है वो है स्ट्रॉम। तो आपको जो इंश्योरेंस कवर है वो स्ट्रॉम वाला आपका काम करेगा। जस्ट इन केस अगर आपकी गाड़ी है, एक एग्जांपल देखते हैं, आप गाड़ी है, आपकी गाड़ी अगर आपकी चोरी हो जाती है एंड जो थीफ है वो उसको लेके जा रहा है एंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट, सो उस केस में अगर आपका जो थेफ्ट का अगर आपका इंश्योरेंस है तो ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा, अदरवाइज कंपनी मना कर देगी। वाई? बिकॉज जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, चोर की वजह से, यानी कि जो मेन कोज है वो थेफ्ट है।
और इसी तरह अगर आपका एक फायर इंश्योरेंस आपने ले रखा है, आपके गोडाउन में आग लग जाती है एंड इफ़ यू आर ब्रिंगिंग आउट ऑल योर आइटम्स आउटसाइड, आप बाहर ले आते हैं सबको एंड बाहर लाने के बाद बारिश हो जाती है, इट स्टार्टेड रेनिंग एंड आपका सारा आइटम ख़राब हो जाता है, तो उस केस में आपको पैसा मिलेगा। वाई? बिकॉज आपने फायर इंश्योरेंस लिया था एंड फायर लग हुई, इसकी वजह से आपने सारा सामान बाहर रखा। सो इसमें प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है? फायर। ओके, सो इस तरीके से होता है। एक आता है सेक्शन 45। सेक्शन 45 में क्या होता है कि उससे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्शन 45 से पहले की कुछ प्रिंसिपल्स हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी आपसे मीन्स बिलीव करती है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। आप कोई भी मटेरियल फैक्ट, कुछ भी फैक्ट्स आप नहीं छुपा रहे हैं अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग। अगर लाइफ इंश्योरेंस है, नॉन लाइफ में आप और कोई भी फैक्ट नहीं छुपा रहे हैं अपने मटेरियल के रिगार्डिंग। ओके, सो इन केस अगर आपने कुछ वहाँ पे सप्रेस किए हैं कोई मटेरियल फैक्ट्स या अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो स्टार्टिंग के 3 साल के, यानी कि 2 साल जब स्टार्टिंग के होते हैं तब तक ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स, 3 के ईयर कंप्लीट होने से पहले पहले वो सेक्शन 45 इम्प्लाई करके आपकी जो पॉलिसी है उसको नल या वोइड यानी कि उसको डिस्कार्ड कर सकती है। वो आता है सेक्शन 45 के अंदर। इन केस अगर 3 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं फिर पता लगता है कि इसने कुछ मटेरियल फैक्ट्स या कुछ हेल्थ इश्यूज छुपाए थे, तो उस केस में फिर इंश्योरेंस कंपनी को वो फ्रॉड होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो इंश्योरेंस कंपनी को ऑन पेपर फ्रॉड को स्टैब्लिश करना पड़ता है और फिर वो लीगल टर्म्स में जाके उसको नॉन मीन्स नल या वॉइड कर सकती है। तो सेक्शन 45 में आप याद रखिएगा नल और वॉइड कर सकती है पॉलिसी को, और वो ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ द पॉलिसी ही कर सकती है। अब होता है एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट? बेसिकली होता है कि अगर आप किसी पे इंटरेस्ट मीन्स इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें आपका क्या फ़ायदा है। जैसे अगर आप हैं, आप किसी भी अपने दोस्त की लाइफ पे इंश्योरेंस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्यों लेना चाहते हैं। आपका दोस्त है, आपके दोस्त की लाइफ में उनके पापा अगर ले रहे हैं, उनके फादर ले रहे हैं, तो समझ में आता है उनके चाइल्ड हम उनकी सुरक्षा के लिए ले रहे हैं। सो इसे बोलते हैं हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि आप इंश्योरेंस क्यों लेना चाह रहे हैं। So just like अगर Mr. Sanjay has given a loan of rupees 15,000 to Mr. Mohit, after 4 years outstanding balance is rupees 25,000. How much insurable interest of Mr. Sanjay has on the life of Mr. Mohit? यानी कि उसने 15,000 दिए और 2500 सिर्फ बचे हैं वापस लेने, तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ 2500 रुपये का ही होगा। अगर पूरे बचे हुए होते या ब्याज लग रहा होता, इंटरेस्ट लग रहा होता, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता। देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल बी कवर्ड बाय अ इंश्योरेंस कंपनी? डेथ ड्यू टू सुसाइड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉलिसी, डिसेबिलिटी ड्यू टू सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज और फाइन्स पेएबल फॉर ट्रैफिक ऑफेंसेस। आपने इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस लेते ही आपने सुसाइड कर लिया, आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा फर्स्ट ईयर में। अगर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के बाद कर दो, मे भी कुछ जो प्रीमियम पे हुए हैं उनका कुछ पार्ट आपको वापस मिल सकता है। या आपने जानबूझ के खुद को डिसेबल कर लिया कि मुझे पैसा मिल जाएगा, उस केस में अगर प्रूव हो जाता है कि आपने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपका कोई ट्रैफिक ऑफेंस हो गया, कोई चालान कट गया, ओवर स्पीडिंग, वो सब इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती हैं। ओके, देन आता है व्हाट मेक्स अ कस्टमर हैप्पी। अब ये एक चैप्टर है, इसमें 5 चार्जेस जो टोटली कस्टमर बेस्ड है। आप चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं बिकॉज कस्टमर्स के रिगार्डिंग आपसे नहीं पूछ रहेंगे, फिर भी कुछ क्वेश्चन हो आप देख लीजिए कि कस्टमर हैप्पी कब होता है। आप कस्टमर हैं, आप हैप्पी तब होंगे जब आपके कोई केयर कर रहा है, मीन्स आपको पूरा का पूरा मीन्स वो दे रहा है कि सर आपको क्या चाहिए, आप ऐसे कीजिए वैसे, मीन्स आपको पूरा एक अटेंशन मिल रहा है, आप केयर हो रही है, तो आप हैप्पी रहते हैं। दैट्स इट। व्हाट मस्ट बिजनेस कीप इन माइंड अबाउट देयर कस्टमर्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होना है तो हमें कस्टमर्स की नीड, कस्टमर्स के कंसर्न्स और उनको क्या चाहिए वो हमें याद रखना होगा, वो हमें बिजनेस के लिए चाहिए। देन आता व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ गुड गवर्नेंस। इट इज़ ऑलवेज द एथिकल बिहेवियर्स। अगर आपके एथिकल बिहेवियर्स, आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहे हैं, आप ऑनेस्ट हैं सब कुछ, तो वो आपका गुड गवर्नेंस में आता है। इन विच रेगुलेशंस आर द कोड ऑफ एथिक्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स एथिकल बिहेवियर स्पेल्ड आउट, यानी बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो ये होते हैं IRDA ने जो पूरे गाइडलाइंस हैं वो IRDA ही करती है। कोई गाइडलाइंस, इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस, ये सब आपको IRDA ही करती है, तो आपको आप सिंपली IRDA ही डालना है। व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वर्क आउट ऑफ वन डिपार्टमेंट बीइंग एन इनपुट ऑफ द वर्क ऑफ अनदर डिपार्टमेंट।
इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एज एंड द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी कि जैसे अगर LIC है या GIC कुछ भी है, अगर अंदर का अंदर ही कोई जैसे उनका इंटरनल एम्प्लॉय अगर इंश्योरेंस ले रहा है तो वो उनके लिए एक इंटरनल कस्टमर हो जाता है बेसिकली। ये उसी के रिगार्डिंग। व्हाट आर अकाउंटेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस टुगेदर कॉल्ड, दे आर द एथिक्स इन द बिजनेस। देन मेंटेनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाइल पॉलिसी आर इन्फोर्स इज कॉल्ड। जब अगर पॉलिसी चल रही है तो पॉलिसी सही से सर्विस हो रही है तो उसे सर्विसिंग एक्टिविटीज़ अगर आप सही से करके दे रहे हैं तो कस्टमर विल बी टोटली सेटिस्फाइड। ओके, देन कम्स अ कस्टमर इज़ वन हु, कस्टमर वही होता है जो आपके सर्विसेज, आपके गुड्स यानी कि इंश्योरेंस आपसे परचेज कर रहा है। देन आता है हाउ मच मिनिमम शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये आते हैं इंश्योरेंस के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि TPA कौन होता है, ब्रोकर होता है, ये इंटरमीडिएटरीज होते हैं कुछ, तो इसको हम देख लेते हैं। TPA होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपको थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, यानी कि जैसे आप मेडिकल कराने जाते हैं अपना, जब लाइफ इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें जब मेडिकल कराने जाते हैं जहाँ हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, तो उनको कितना अमाउंट रखना होता है एज अ कैपिटल, तो ये होता है 1 करोड़। और भी कंडीशंस होती हैं जैसे बोर्ड ऑफ मेंबर्स में मेडिकल स्पेशलिस्ट होना कंपलसरी है, ये सब होते हैं। और नॉन लाइफ में होता है सर्वेयर। सर्वेयर का जो लाइसेंस होता है या TPA का जो लाइसेंस होता है ये सब IRDA ही देता है। तो लाइसेंस सर्वेयर जो होता है वो अगर आपको बनना मीन्स एक नॉन लाइफ होता है। नॉन लाइफ में जो क्लेम होता है किस अमाउंट के बाद एक लाइसेंस्ड सर्वेयर ही वो अमाउंट दे सकता है, तो वो होता है ₹50,000 से ऊपर का अगर आपका वो है क्लेम है, तो जब तक लाइसेंस सर्वेयर आके वहाँ सर्वे नहीं करके इस्टेब्लिश करेगा तब तक आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। IRDA कब सेटअप हुआ था? 1999 में, और वर्किंग 2000 में इसने स्टार्ट कर दी थी। हाउ मच मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल फॉर अ कंपोजिट ब्रोकर। अब ब्रोकर आपको भी जैसे बताया कि इसमें अलग अलग होते हैं। एक होते हैं एजेंट्स जो डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं एजेंसीज के द्वारा, यानी कि उनको एजेंसीज दे दी जाती हैं कि आप LIC के एजेंट बन जाइए, आप नॉन लाइफ में जैसे यूनाइटेड इंश्योरेंस है इन सब के एजेंट बन सकते हैं। आपको एग्ज़ाम देना होता है, आपको लाइसेंस मिलता है और हर 3 साल में लाइसेंस रिन्यू होता है। फिर आ जाते हैं आपके कॉरपोरेट एजेंट्स। बड़े जो कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं उनमें से किसी 1 या 2 बंदे को वहाँ पे एजेंट्स बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग दे के, वो कॉरपोरेट एजेंट्स होते हैं, वो बड़े लेवल पे एजेंट्स होते हैं। फिर आ जाते हैं ब्रोकर्स, जो हमारे जैसे शेयर मार्केट में जो ब्रोकर्स होते हैं वैसे इंश्योरेंस के भी ब्रोकर्स होते हैं, वो भी बड़े इंश्योरेंस ब्रोकर्स होते हैं। वो डायरेक्टली डील करते हैं बड़े इंश्योरेंस में या फिर कॉरपोरेट के या ग्रुप इंश्योरेंस में डील करते हैं। सो उसके लिए उनको 250 लाख का मिनिमम जो प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल है वो रखना होता है। इसके अलावा आपके बैंक्स भी होते हैं जो एज अ इंटरमीडिएटरी काम करते हैं, बैंक्स पे डायरेक्टली सेल आउट करते हैं आपकी इंश्योरेंस। ओके, और इसमें इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन भी है। एक इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन भी आप देख सकते हैं, कब स्टैब्लिश हुआ था वो देख लीजिएगा। और करंटली कितने इंश्योरेंस कंपनीज हैं, यानी कि लाइफ वाले 23 हैं और नॉन लाइफ आई थिंक 34 हैं। ये भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा कितने हैं कितने नहीं हैं। देन कमिंग चैप्टर 7, 8 एंड 9, फाइनल जो चैप्टर्स हैं। ए पर्सन वुड लाइक टू बाय अ कार, वट इज़ द इंश्योरेंस ही शुड कंपल्सरीली टेक बिफोर ब्रिंगिंग द कार टू रोड। ये बेसिकली हमारे नॉन लाइफ के हैं कि अगर आप कार ले रहे हैं तो आपको एक जो बेसिक इंश्योरेंस है वो कौन सा लेना पड़ेगा। इसमें आपको थर्ड पार्टी मोटर लायबिलिटी इंश्योरेंस, यानी कि आपकी कार जब हम गाड़ी लेते हैं तो अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस होती है। एक होती है फर्स्ट पार्टी विद जीरो डेप्ट, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। तो बेसिक एक जो होता है थर्ड पार्टी तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का रूल है। यानी कि अगर आपकी कार से एक्सीडेंट होकर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे आउट करते हैं, वो थर्ड पार्टी में आता है। ए पर्सन वुड लाइक टू कवर हिज स्टॉक्स विच ही फियर मे बी स्टोलन, विच पॉलिसी शुड ही टेक। अलग अलग टाइप की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे लाइफ में आपको बताया था मैंने, टर्म इंश्योरेंस होता है, यूलिप होता है, उसके अंदर एंडोनमेंट, प्योर एंडोनमेंट, हेल्थ, ये सब। तो नॉन लाइफ में भी अलग अलग होते हैं, मोटर इंश्योरेंस, बर्गलरी हो गया, फायर इंश्योरेंस, मरीन हो गया, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंसेज होते हैं। सो अगर स्टोलन कुछ भी अगर चोरी होता है तो उसमें बर्गलरी पॉलिसी आती है। अब मिस्टर अर्जुन हैज़ टेकन अ कॉमन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज स्पाउस। विच टाइप ऑफ पॉलिसी इज दिस? फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। एक पूरी फैमिली के लिए आप एक सिंगल अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो आ जाता है आपके फैमिली फ्लोटर में। उसमें आप कवर होते हैं, आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन एंड आपके पेरेंट्स कवर हो जाते हैं। ओके, देन कमिंग मोटर इंश्योरेंस कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। मोटर इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी को कुछ भी नुकसान हुआ, अगर फर्स्ट पार्टी है और आपकी गाड़ी के साथ अगर आपको भी नुकसान हुआ है अगर, तो आपको मिलेगा, और आपकी गाड़ी की वजह से जिसको नुकसान हुआ वो सब। ओके, इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होता है? इसमें जैसे हमने देखा लाइफ में होते हैं अलग अलग, कि अगर आप एक मनी बैक भी होता है। मनी बैक में क्या होता है कि अगर आप जिंदा हैं,
सर्वाइव अगर आप करते हैं तो उस पर जो आपको अमाउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट या मैच्योरिटी अमाउंट जो बोलते हैं। सो जब आपका एक जैसे LIC आप लेते हैं तो स्पेसिफिक 30 साल के बाद आपको एक अमाउंट मिलता है, तो आपको सर्वाइवल बेनिफिट अमाउंट मिलता है, मैच्योरिटी बोलते हैं उसको। एक होता है मनी बैक, उसमें हर 5 साल के बाद आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलता रहता है आपके प्रीमियम का। In which type of contract the annuitant make a lump sum payment to the insurance company and the insurance company starts paying annuities soon after the policy commences। तो इसमें एक रिटायरमेंट प्लान्स भी आपने सुने होंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं। इसमें दो टाइप की होती हैं, एक होता है इमीडिएट एन्युटी, एक होता है डेफर्ड एन्युटी। इमीडिएट में होता है कि आप एक साथ सारा पैसा आपने वहाँ डाल दिया है और आपको कुछ अगले महीने से आपको अमाउंट मिलना स्टार्ट हो गया, वो यानी कि इमीडिएटली आपको एन्युटी मिलने से। एक होती है डेफर्ड एन्युटी, यानी कि आपने 30 या 20 साल पे स्टार्ट कराया वो और आप चाहते हैं कि 60 साल का हूँ तब मुझे मिले, तो हर महीने या हर साल आप कुछ अमाउंट जमा करते रहते हैं, उसे बोलते हैं डेफर्ड एन्युटी। देन आता है इन द केस ऑफ यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी विच फंड इन्वेस्ट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ इट्स फंड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़। ये बेसिकली डेप्ट फंड होते हैं जो हम बेसिकली सारा गवर्नमेंट में ही लगाते हैं। हम बात कर लेते हैं एक बार कितने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, एक ब्रीफ में देख ही लेते हैं। सबसे पहला होता है आपका टर्म इंश्योरेंस, हम सब ने सुना है, इसमें एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए रहता है, इसमें कम प्रीमियम पे आपको बड़ा इंश्योरेंस मिलता है, बट इसमें जब इंश्योरेंस का टाइम ख़त्म होता है तो आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। एक होता है टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी कि आपका एक टर्म इंश्योरेंस वो थोड़ा महंगा होगा, हल्का सा टर्म इंश्योरेंस है, उसमें आपका जब पूरा टर्म खत्म हो जाएगा इंश्योरेंस के 10 साल 20 साल का, उसके बाद आपने जो प्रीमियम पे किए हैं उनका कुछ पोर्शन आपको रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद आता है एंडोनमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अपने लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, इसके अंदर आपको मैच्योर होने के बाद यानी कि एक टर्म के लिए आपने 30 साल के लिए रखा, 30 साल के बाद आपको कुछ पैसा वापस जरूर मिलेगा विद बोनस। फिर आता है प्योर एंडोनमेंट इंश्योरेंस प्लान, इसके अंदर आप अगर सिर्फ डेथ होती है तो ही आपको मिलता है प्योर एंडोनमेंट और कुछ बोनस भी आपको मिल जाता है। यूलिप आता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें आपका इंश्योरेंस भी रहता है प्लस जो आप पैसा डाल रहे हैं वो शेयर मार्केट में आपका डाला जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है और उस पर जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है। जिस टाइम भी आपका मैच्योर होता है, आप पैसा लेना चाहते हैं, उस टाइम पे जो भी आपने मीन्स आपका अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है उसका जो अमाउंट चल रहा होगा उसके रिगार्डिंग आपको बोनस या आपकी मैच्योरिटी अमाउंट दे दी जाती है। फिर एक टोटल आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स जो हम फैमिली पे ले सकते हैं। ओके, ये हमारे बेसिक होते हैं। एक आता है मनी बैक इंश्योरेंस, इसमें क्या होता है अगर आपने 20 ईयर्स के लिए लिया है विद 5 ईयर्स ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट, यानी कि हर 5 साल के बाद आप अगर जिंदा हैं तो आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट मिलता है। जैसे अगर आपने 1 लाख का लिया है तो आपको हर 5वें साल 20-20 हज़ार रुपये मिलते रहेंगे। ओके, और फिर जब आप मैच्योर होंगे तब आपको बोनस वगैरह तब मिल जाएगा। अब अगर आपने कोई भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसमें अगर आप कुछ कंडीशंस में चेंजेस कराते हैं यानी अमेंडमेंट्स आर डन, देन उनको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट्स। इफ एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट इज डन इन द policy condition, it is known as the endorsement. And then in life insurance, the difference between date a policy commences and the date of risk cover starts is called deferment period। जैसे अगर अपने कोई न्यू बॉर्न चाइल्ड पे अगर आप पॉलिसी लेते हैं कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो हैंड टू हैंड स्टार्ट नहीं होती है, वो आपके 90 डेज़ या 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट होती है। तो जो वो पीरियड है बीच का जब आपने ले तो ली बट रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं डेफरमेंट पीरियड। और ये आपके एन्युटी में भी होता है, जैसे आपने आज पैसा जमा किया और आपको अगले महीने से आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो, तो 1 महीने का टाइम है उसको बोलते हैं हम डेफरमेंट पीरियड। अब आप अगर अपना प्रपोजल लेके जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो जो इंश्योरेंस आपके लिए लिखता है कि आपको इंश्योरेंस देनी है कि नहीं देनी, ये आपके कंडीशंस हैं जो एक्सेस मीन्स देखता है आपके प्रपोजल फॉर्म को, उसे अंडरराइटर बोलते हैं। ओके, द रेशियो दैट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी इज नोन एज द कंबाइंड रेशियो, यानी कि जो एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, लॉस रेशियो, अलग अलग रेशियोज होते हैं। एक्सपेंस रेशियो जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं डिवाइडेड बाय प्रीमियम जो भी आया है, ऑपरेटिंग रेशियो जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है और जो प्रीमियम के रिगार्डिंग है, लॉस रेशियो आपने जो क्लेम्स पे किए हैं डिवाइडेड बाय प्रीमियम रिजर्व, और कंबाइंड होता है इन सब का। तो उससे पता लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। एक टर्म होता है IBNR, इन अकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, यानी कि अगर कुछ हुआ, आपने इंश्योरेंस ले रखा है और आपका कुछ डैमेज हो गया बट वो आपने रिपोर्ट नहीं किया है,
तो उसे बोलते हैं IBNR, यानी कि वो हो गया बट आपने रिपोर्ट अभी तक नहीं किया है। द अमाउंट एन इंश्योर्ड मस्ट बियर इन एनी क्लेम और कंट्रीब्यूट टू अ क्लेम बिफोर एन इंश्योरर पेज द रिमेनिंग अमाउंट इज कॉल्ड एज एक्सेस में अगर कुछ अमाउंट है कि आपका जैसे 1 लाख का आप मीन्स आपकी गाड़ी है, एक्सीडेंट हो गई, 2 लाख का आपको इन वहाँ पे गैरेज में देना पड़ा, बट आपका इंश्योरेंस अमाउंट 1 लाख का ही था, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो आप इंश्योरर को पे कर दीजिए और जो रिमेनिंग अमाउंट है मीन्स जो टोटल अमाउंट होगा फिर वो आपका आगे गैरेज वाले को इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। जब एक पॉलिसी लेते हैं तो उसमें एक टर्म होता है नॉमिनेशन, एक होता है नॉमिनी। जो हर किसी को एक नॉमिनी बनाना पड़ता है अपनी पॉलिसी का, इन केस ऑफ डेथ आप किसको पे करवाना चाहते हैं वो। फिर एक हो जाता है उसी के अंदर कि एक असाइनमेंट, यानी कि आप अपनी पॉलिसी जो है किसी और को उसके राइट्स ट्रांसफ़र करें। जैसे अगर हम हमारी पॉलिसी पे लोन लेते हैं LIC पॉलिसी पे, तो हम अपना जो पॉलिसी है वो असाइन कर देते हैं किसी और को, तो हम बन जाते हैं असाइनर। जिसको हमने पॉलिसी दी है वो होता है असाइनी, और इस टोटल प्रोसेस को बोलते हैं असाइनमेंट प्रोसेस। उसके बाद में आ जाता है प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर इंश्योरेंस इज कॉल्ड एज प्रपोजल। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना प्रपोजल आगे भेजेंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको देखती है और फिर आपका इंश्योरेंस एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ओके गाइज, सो ये थे हमारा IC01 के रिगार्डिंग सब कुछ। बेसिक कुछ टर्म्स थे वो हमने देख लिए हैं, बाकी अगर आप ओवरव्यू देखना चाहें तो समरी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका IC01 कंप्लीट हो जाएगा। ये सब बेसिक टर्म्स हमने यहाँ पे इस चैप्टर में कर लिए हैं। IC02 के रिगार्डिंग भी ऐसे ही एक नॉर्मल वीडियो बनाएंगे जिसमें बेसिक सारे टर्मिनोलॉजी होंगी, और इस प्रोफेशनल नॉलेज में डेप्थ में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज है इंश्योरेंस का तो आप नॉर्मली कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। ओके, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।